पहला सवाल है कि यूरोप में 19वीं सदी के दौरान नारी की छवि किस प्रकार राष्ट्र का रूपक बनी, विश्लेषण कीजिए। उत्तर लिखेंगे, राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं ने कई वर्षों से बड़ी संख्या में सक्रिय भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, समाचार पत्र शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव में मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित हुई तो इसमें महिलाएं केवल मुख्य दर्शक ही बनाई गई, उन्हें अपने तर्क रखने का अवसर नहीं दिया गया। तो इस तरह से हम लोग पहला आंसर लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दो उल्लेखनीय व्यक्तियों का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। एक है फ्रेडरिक सार्यू और दूसरी है एड्रियास रेबमान। अथवा फ्रेडरिक सार्यू कौन था, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर लिखेंगे, फ्रेडरिक सार्यू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। उसने फ्रांसीसी क्रांति के वर्षों में अति विशिष्ट एवं विश्व राज्य की इंद्रिय बोध से परे कल्पना वाला पेंटर था। तो इस तरह से जो है फ्रेडरिक सार्यू के बारे में हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद जो है हमें एक अन्य व्यक्ति के बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट लिखेंगे, फ्रेडरिक सार्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इन चित्रों में ने विशेषकर फ्रांस के लोगों तथा सामान्य रूप से अन्य यूरोप वासियों के मन में राष्ट्र राज्य बनाने की कल्पना जगाई। दूसरे हैं एड्रियास रेबमान। वह जैकोबिन क्लब का सदस्य था। वस्तुतः उसे इतिहास में एक प्रसिद्ध जर्मन चित्रकार तथा पत्रकार रूप में ख्याति प्राप्त हुई। एड्रियास को राष्ट्रीय घटनाओं के अति उत्तेजक चित्र तैयार करने तथा उनको एक संक्षिप्त शब्द पुंज में अलंकृत करने विशेष महारत प्राप्त थी। तो इस तरह से हम लोग है दूसरा भी आंसर लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो इटली का एकीकरण जो है कई चरणों में हुआ। आइए अब इसको लिखेंगे। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में वर्गीकृत करके उनका वर्णन किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार से है। इसमें पहला चरण है, 1852 ईस्वी में काबूर सार्डिनिया पिडमाउंट का प्रधानमंत्री बना। उसने इस राज्य की शक्ति बढ़ाई, क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया और सार्डिनिया राज्य को एक बड़े स्तर पर ला खड़ा किया। उसने फ्रांस के लिए से मिलकर लंबार्डी को सार्डिनिया पिडमाउंट राज्य में मिला लिया। दूसरा चरण है, द्वितीय चरण में मेडोना, टस्कनी, परमा आदि राज्यों में जनमत संग्रह हुआ और उन्हें सार्डिनिया में विलय की घोषणा कर दी। तीसरा चरण है, 1860 में गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स को विजय किया और विक्टर एमेनुअल ने चर्च राज्य के 2 भागों पर अधिकार कर लिया। चतुर्थ सोपान में लिखेंगे, 1860 ईस्वी में ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध के परिणाम स्वरूप वेनेशिया पर अधिकार हो गया और 1870 में फ्रांस प्रसा युद्ध के फलस्वरूप रोम पर अधिकार हो गया। सन 1871 में पोप से समझौता हो गया और रोम 2 भागों में विभक्त हो गया। इस प्रकार से एकीकृत इटली का जन्म हुआ। तो इस तरह से हम लोग जो है तीसरा आंसर भी कंप्लीट कर लिए। चौथा क्वेश्चन है कि फ्रांस में नेपोलियन ने प्रजातंत्र को नष्ट किया था, परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिससे पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। तर्कों सहित इस कथन का विश्लेषण कीजिए। आंसर लिखेंगे, नेपोलियन ने प्रजातंत्र को नष्ट कर राजतंत्र की वापसी की और प्रशासन की पूरी व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत और कुशल बनाया। उसने नागरिक संहिता के द्वारा जन पर आधारित विशेषाधिकार जो थे उनको समाप्त कर दिए और कानून के समक्ष बराबरी देते हुए नागरिकों के संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। तीसरा पॉइंट बनाएंगे, नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। चौथा, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया और किसानों को भू और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। पांचवा, शहरों में गठित कारीगर जो थे उनके श्रेणी या संघ जो होते थे उनके नियंत्रण को समाप्त कर दिया। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया। छठा है कि पूरे साम्राज्य में एक जैसे मानक भार, नाप तौल और एक राष्ट्रीय मुद्रा जारी की गई। तो इस तरह से हम लोग जो है आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के दौरान यूरोप में उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिन्हें नए वाणिज्यिक वर्ग आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, विभिन्न उद्योगों का विकास,
तो ये वाणिज्यिक का यह मत था कि विभिन्न प्रकार के नए उद्योगों का विकास करने से पूंजी तथा संसाधनों में गतिशीलता बढ़ेगी, जो देश के विकास में बाधक सिद्ध होगी। दूसरा है ज्ञान का विस्तार। व्यापार में वृद्धि होने से कई देशों तथा उनके निवासियों के साथ संबंध में विस्तार होता है, जिससे अपना ज्ञान अन्य देश में हस्तांतरित हो जाएगा, जो देश के विकास में बाधक होगा। तीसरा है मुद्रा प्रसार का नियंत्रण। उनका मत था कि मुक्त बाजार क्षेत्र में पूर्ण प्रतियोगिता होगी, जिसके कारण मूल्य निर्धारण होता है, जिससे यह मुद्रा के प्रसार में बाधक होगा। चौथा है नाप तौल। यूरोप के विभिन्न देशों में नाप तौल के बाट तथा करेंसी भिन्न भिन्न होते थे। वस्तु विनिमय में बाधा उत्पन्न होगी तथा इससे देश का विकास भी बाधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली क्या था? 18वीं सदी के यूरोप में प्रसिद्ध हुए उन 3 सिद्धांतों के केवल नाम लिखें जिन्होंने संपूर्ण यूरोपीय महाद्वीप को प्रभावित किया। आंसर लिखेंगे, यंग इटली के राष्ट्रीय एकीकरण से पूर्व महान राष्ट्रभक्त जेसुप मेज़नी ने सन 1832 में जिस संगठन की स्थापना फ्रांस के शहर मार्सेलिस में की थी, उसे यंग इटली नाम से ख्याति प्राप्त हुई। यह एक नया दल अथवा संगठन था जिसे इटली में क्रांतिकारी कार्य करने थे। जोसेफ मेज़नी ने इटली के अनेक हिस्सों में इस संगठन की कई श्रृंखलाएं खोली थी। यंग इटली के उद्देश्य थे ईश्वर, लोग और इटली की साधारण अर्थात तीनों का समावेश। धारणा अथवा तीनों का समावेश। हैब्सबर्ग पोप आदि द्वारा अलग अलग शासित 7 राज्यों के नागरिकों के हृदय में इस धारणा को जगाकर उन्हें एकीकृत इटली परिसंघ के रूप में या गणराज्य अथवा राष्ट्र राज्य के रूप में इसी संगठन के द्वारा ही संगठित किया गया। 3 सिद्धांत यहाँ लिखने की बात हुई है, तो 18वीं सदी के यूरोप में प्रसिद्ध हुए उन 3 सिद्धांतों के नाम निम्नलिखित है जिसने संपूर्ण महाद्वीप को प्रभावित किया। इनमें पहला है मानवता, दूसरा है राष्ट्रवाद और तीसरा है रूढ़िवाद। तो इस तरह से जो है हमने 6ठा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। 7वां क्वेश्चन है, काउंट कावूर कौन था, वह इतिहास में क्यों लोकप्रिय है? आंसर लिखेंगे, काउंट कावूर इटली के एकीकरण के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वह सार्डिनिया के राजा का प्रधानमंत्री था। वह एक महान प्रशासक और योग्य सुधारक था। उसने अन्य देशों से वाणिज्यिक संधियां की तथा व्यापार, कृषि और उद्योग को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट लिखेंगे, अपनी कुशलता नीति निर्माण के कारण ही वह इटली का बिस्मार्क कहलाता है। उसे पिडमाउंट को एक आदर्श राज्य बनाया और अधिकांश यूरोपीय राष्ट्रों ने उस राज्य के मामलों में गहरी रुचि ली। उसने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की मदद से लंबार्डी पर अधिकार किया। तो इस तरह से जो है हमने 7वां भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, विक्टर इमैनुअल कौन था? इटली के एकीकरण में उसने क्या भूमिका निभाई, वर्णन करें। तो विक्टर इमैनुअल स्वायं शाही परिवार में राजा चार्ल्स एल्बर्ट का पुत्र था। 1848 की क्रांति के कारण विक्टर इमैनुअल के पिता चार्ल्स एल्बर्ट अपने राज्य पिडमाउंट से भाग गया और राज्य की सत्ता विक्टर इमैनुअल के पक्ष में छोड़ गया। वह सार्डिनिया का राजा बना, लेकिन शीघ्र ही उसने पिडमाउंट पर भी अधिकार कर लिया। उसका मुख्यमंत्री काउंट कावूर राज्य कार्यों और प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञ था। इस राजा ने काउंट कावूर की इटली के एकीकरण की योजना को भरपूर समर्थन दिया। यह ठीक है कि वह राजशाही का समर्थक और प्रजातंत्र का विरोधी था, लेकिन उसने लोकतंत्र और गणतंत्र स्थापित करने वाले अपने मंत्री कावूर की योजना में कोई दखल नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में की विभिन्न अवस्थाओं में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो अब हम इसका उत्तर लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण की अवस्थाओं अथवा सोपानों में बिस्मार्क की भूमिका। जर्मनी का एकीकरण 1789 से लेकर के 1871 के बीच हुआ। जिन जिन सोपानों से गुजर कर हुआ उनका विवरण इस प्रकार है, जिसमें पहला सोपान है अथवा पहला अवस्था। एकीकरण से पूर्व 18वीं शताब्दी में जर्मन छोटे छोटे बड़े राज्यों जैसे कि पर्सिया, बावेरिया, सैक्सोनी आदि में विभाजित था। इसलिए जर्मनी का आर्थिक विकास बहुत ही धीमा था। राष्ट्रीय जागृति के साथ ही जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। 1815 ईस्वी में जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रिया के साथ मिलाकर एक जर्मन महासंघ की स्थापना की कोशिश की गई। इसी संदर्भ में फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाई गई, जिसे संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया, लेकिन इस पार्लियामेंट को ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण सफलता प्राप्त नहीं मिली। तो इस तरीके से हम जो है इस आंसर को भी कंप्लीट कर लिया।
अभी हम जो है इसके दूसरे सोपान को देखेंगे। अभी तो ये पहला सोपान था, अब दूसरा सोपान देखेंगे हम लोग। दूसरा सोपान है कि फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट की असफलता के बाद जर्मनी के एकीकरण का कार्य लोकतांत्रिक रूप में न होकर पर्सिया के चांसलर द्वारा सैन्य शक्ति व कूटनीति के सहारे होने लगा। बिस्मार्क ने अपनी लहू और लोहे की नीति यानी आयरन एंड ब्लड की नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण का कार्य तीव्रता से पूरा किया। सर्वप्रथम 1864 में बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्सिया एवं डेनमार्क में एक युद्ध हुआ जिसमें पर्सिया की विजय हुई और सेल्सविक का प्रदेश मिला। तो इस तरह से जो है दूसरा सोपान भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं तीसरे सोपान की ओर। 1866 में एशिया का एस्टिया के साथ युद्ध हुआ। प्रसिया का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रसिया को जीत हुई और विजय के कारण प्रसा को कई प्रदेश जैसे होनोवर, होल्स्टीन, लैंक्सबर्ग, कैंसल तथा फ्रैंकफर्ट इत्यादि आ मिले। जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव अब तक सदैव के लिए समाप्त हो गया और इससे जर्मन के एकीकरण का काम काफ़ी आसान हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा सोपान। करें कि 1870 ईस्वी में जर्मनी का फ्रांस के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ। इसे विश्व इतिहास में प्रायः प्रसा फेंक युद्ध 1870 के नाम से जाना जाता है, जिससे फ्रांस की करारी हार हुई और उससे आल्सस और लॉरेन के 2 महत्वपूर्ण प्रदेश छीन लिए गए। इन विजयों से प्रभावित होकर बाकी बचे हुए जर्मन प्रदेश भी जर्मन महासंघ में शामिल हो गए। प्रसा के शासक विलियम प्रथम को 1871 ईस्वी में संयुक्त जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। बिस्मार्क अनेक वर्ष तक जर्मनी एवं यूरोप की राजनीति में सर्वाधिक सफल कूटनीतिज्ञ माना गया। उसी के प्रयत्नों से वस्तुतः जर्मनी के एकीकरण का कार्य 1871 में पूरा हुआ। तो इस तरह से जो है हम इस आंसर को भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों ने फ्रांसीसी शासन के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की, स्पष्ट कीजिए। इसके आंसर को हम लोग लिखेंगे। इसके आंसर को देखते हैं कैसे लिखेंगे। लिखेंगे कि युद्ध में नेपोलियन ने फ्रांस, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली तथा जर्मनी आदि प्रदेशों में विजय प्राप्त कर ली। इन देशों में नेपोलियन ने लोकतंत्र की राजशाही में बदल दिया। उसने सन 1804 में एक नेपोलियन विधि यानी नेपोलियन संहिता का निर्माण किया, जिसके आधार पर उसे विजित राष्ट्रों में शासन चलाया। इसने फ्रांसीसियों के जीवन में कई परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों को इन प्रकार देखा जाता था या इनके 3 कारण थे। पहला है कि वहाँ की जनता पर कर भार बढ़ा दिए गए, समाचार पत्रों के प्रकाशन पर जांच बैठा दी गई यानी प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और नवयुवकों को बलपूर्वक सेना में भर्ती की जाने लगा। इन 3 कारणों के कारण के आधार पर वहाँ की जनता नेपोलियन को अपना शत्रु मानने लगी। कालांतर में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना ने नेपोलियन को वाटरलू के मैदान में पराजित किया और उसकी मृत्यु जो है सेंट हेलेना नामक द्वीप पर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। जर्मनी के एकीकरण का आरंभ प्रसा के सिंहासन पर विलियम प्रथम के आसीन होते हुआ। उसने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क ने प्रसा को सैनिक शक्ति से मजबूत बनाया और जर्मनी के एकीकरण की भूमिका तैयार की। नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण का विचार वियना कांग्रेस के बाद जोर पकड़ने लगा। वियना संधि के अनुसार जर्मन को 30 राज्यों को एक ढीले ढाले संघ में बदला गया। जर्मन देशभक्तों ने इस मंच को दृढ़ बनाने का अनेक प्रयास किया। 1848 की क्रांति के मध्य फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट ने जर्मन को एकता के सूत्र बांधने का प्रयास किया, परंतु प्रसा के राजा के कारण यह लक्ष्य पूरा न हो सका, क्योंकि उन्होंने जो है प्रस्ताव स्वीकार जो करने के लिए दिया गया था उसे अस्वीकार दिया, यानी उन्होंने संयुक्त रूप से राजा बनने से इनकार कर दिया। वास्तव में जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में अनेक बाधाएं थी। ऑस्ट्रिया इस एकीकरण के विरुद्ध था तथा फ्रांस के लिए संयुक्त जर्मनी एक खतरा था। स्वयं अनेक जर्मनवासी भी इस एकता के विरुद्ध थे। इन सब बाधाओं को बिस्मार्क ने दूर किया। 1862 ईस्वी में जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। उसने जर्मन की सैनिक शक्ति में वृद्धि की और ऑस्ट्रिया को अपना मित्र बनाया। दोनों ने मिलकर के डेनमार्क में युद्ध किया और युद्ध के प्राप्त उपनिवेशों की आड़ लेकर 1866 में ऑस्ट्रिया से युद्ध किया। जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की बड़ी बाधा थी। बिस्मार्क ने विश्व की शक्ति को तटस्थ किया और ऑस्ट्रिया को सेदेवा में पराजित किया दिया। युद्ध के बाद उसने मेन नदी के उत्तर में स्थित सभी जर्मन रियासत को मिलाकर उत्तर जर्मनी नामक एक राज्य संघ की स्थापना की। 1867 में इसमें मैक्लेनबर्ग और सैक्सनी को भी मिला लिया गया। 1871 में फ्रांस को पराजित करने के पश्चात जर्मनी के दक्षिण राज्य
बवेरिया, नडेन ब्यूटेनबर्ग आदि को जर्मन साम्राज्य में सम्मिलित हो गए। राजा ने प्रसा के राजा को समस्त जर्मनी का सम्राट घोषित किया। इस प्रकार जर्मन यूरोप में मानचित्र में एक राष्ट्र के रूप में उभरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1815 से 1894 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों के साथ 3 प्रकार के प्रवाहों की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे 1815 से लेकर के 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के क्षेत्र में निम्नलिखित 3 तरह के प्रवाह देखे जा सकते हैं। एक है वस्तुओं का प्रवाह, दूसरा पूंजी का प्रवाह और तीसरा लोगों का प्रवाह। वस्तुओं का प्रभाव सामान्यतः वस्त्रों और कपड़ों तक ही सीमित था, किंतु भारत के से ग्रेट ब्रिटेन को भेजे जाने वाले कच्चे माल जैसे रेशम, कपास आदि के प्रवाह में तेजी देखी गई। ऊपर वर्णित वस्तुओं के प्रभाव से ही सन्निहित था, यानी ऊपर के जो वस्तुएं जो थी उसको यहाँ से भेजा गया तो फिर उसी को लेकर के पूंजी का भी प्रवाह हुआ, पैसे का भी आदान प्रदान हुआ। लोगों का प्रवाह, हालांकि विकसित देशों ने इस पर रोक लगा रखी थी, किंतु यह गुलामों के व्यापार तथा उसके बाद बंधुआ मजदूरों को नियमित बना रहे थे, यानी इन लोगों को जो है मजदूरों को भी बाहर काम करने के लिए या काम कराने के लिए ले जाया जाता था। नेक्स्ट है कि सन 1815 के बाद क्रांतिकारियों ने यूरोप के बहुत से राज्यों में अपने विचारों का किस प्रकार प्रसार किया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वे मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापना पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च नीति, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। अधिकांश रूढ़िवादी क्रांतिकारी संग्राम से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा प्रारंभ किए गए परिवर्तनों से उन्हें यह ज्ञान हो गया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम है। वह राज्य की शक्ति को अधिक क्रियाशील और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासव की समाप्ति यूरोप में निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। नेक्स्ट है चौथा, 1815 में रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति सहन नहीं कर सकती थी। वे निरंकुश शासन की वैधता पर उठे प्रश्नों को दबाना चाहते थे। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने 13 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संक्षेप में राष्ट्रवाद का अर्थ बताइए। 1830 के दशक के बाद यूरोप के विकसित राष्ट्रवाद की विशेषताओं को लिखिए। उत्तर लिखेंगे राष्ट्रवाद का अर्थ किसी देश में रहने वाले लोगों की वह भावना जो उन्हें राष्ट्रहित या राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करती है। इस भावना के कारण लोग संकीर्ण धार्मिक, प्रजातीय और जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रहित यानी देश के हित में तन, धन, मन अर्पित करने के लिए तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट है कि 1830 के बाद यूरोप में व्याप्त राष्ट्रवाद की विशेषताएं। 1789 की क्रांति का प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने 1815 से लेकर के 1870 तक सभी देशों के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाई। दूसरा है लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए हुए प्रयास। यूरोप के देशों के जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता पहले से प्राप्त कर ली थी, लोगों ने लोकतंत्र में बुनियादी सुधारों पर ध्यान दिया। बेल्जियम, नॉर्वे, आयरलैंड, पोलैंड, बाल्कन राज्यों के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन आरंभ कर दिए। विभिन्न राज्यों में बटे हुए लोगों ने एकीकरण के लिए आंदोलन किए, जैसे इटली और जर्मनी। तीसरा है सीमाओं एवं जातिगत अहंकार से ऊपर। यह राष्ट्रवाद राष्ट्र विशेष की सीमाओं और जातिगत अहंकार से परे था। क्रांतिकारी केवल अपने देश में अपनी स्वतंत्रता या नागरिक अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उन्होंने यूरोप के उन सभी देशों के राजनीतिक वातावरण के खिलाफ आवाज उठाई जो अधिनायकवाद, राजतंत्र के अधीन घुट घुट कर सांस ले रहे थे। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है शासकों के द्वारा जन भावनाओं का ध्यान रखने का वायदा। 1830 की क्रांति का पहला शासक इंग्लैंड भाग गया और लुई फिलिप उसका उत्तराधिकारी बना। उसने लोगों को वायदा किया कि वह उसकी इच्छा अनुसार ही शासन करेगा। बेल्जियम के निवासियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन चलाए और दक्षिण नीदरलैंड के निवासियों ने फ्रांसीसी, स्पेनिश और कैथोलिक निवासियों के विरुद्ध जंग छेड़ दी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज लघु का 14 क्वेश्चन जो है उनके आंसर को हम लोगों ने देखा। मैं इसका PDF भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस
आज के लिए इतना ही। मैं आपको बता दूं PDF का पासवर्ड जो होगा वो हमारे चैनल का नाम होगा ज्ञान गंगा हिंदी, कैपिटल लेटर में जो है आप लिखेंगे बिना स्पेस के, ज्ञान गंगा हिंदी। तो चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। कल जो है 15 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहें। धन्यवाद।